कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिजियोलॉजी का आपका लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुप किए थे, आज फिर हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसके आगे हम देख लेते हैं कि अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो क्या होता है, उसमें क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. If donor blood of one type is transfused into the recipient who has another blood type, a transfusion reaction is likely to occur in which the red blood cells of the donor blood are agglutinated. यानी कि donor blood के जो red blood cells हैं वो agglutinate कर जाएंगे recipient की agglutinins यानी antibody से. ठीक है, transfusion reaction कहते हैं हम उसको. ठीक है, it is rare that the transfused blood causes agglutination of the recipient cells because the plasma portion of the donor blood immediately becomes diluted by all the plasma of the recipient, thereby decreasing the titer of infused agglutinins to a level too low to cause agglutination. मतलब उसकी एंटीबॉडीज जो है ना, जो डोनर की हैं, वो चूंकि डोनर की एंटीबॉडीज डाइल्यूट हो जाती हैं रेसिपिएंट के उसमें जाके, तो वो नहीं करती हैं, लेकिन ये कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स की एग्लूटिनोजन है ना, वो एग्लूटिनेट कर जाएंगी रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज से. ठीक है, conversely the small amount of infused blood does not significantly dilute the agglutinins in the recipient's plasma, therefore the recipient's agglutinin can still agglutinate the mismatched donor cells. तो वो तो थोड़ा सा ब्लड है, तो जाहिर बात है कि 5 लीटर्स रेसिपिएंट का है, तो वो तो इतनी सारी एंटीबॉडीज हैं, तो वो तो एग्लूटिनेट कर जाएंगे जो डोनर का रेड ब्लड सेल के एंटीजन होंगे, यानी कि एग्लूटिनोजन के साथ. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के. ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इवेंचुअली कॉजेज हेमोलिसिस फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस ऑफ एग्लूटिनेटेड सेल्स. मतलब ये कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, यानी कि एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन्स का, तो वो क्लम्प कर जाएंगे क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडी आके एक आरबीसी में लगती हैं, तो वो क्लम्पिंग हो जाती है. फिर उसके बाद वो जाहिर बात है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो फैगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं, उनको फैगोसाइटाइज करने लगते हैं और हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ब्लूरिबिन में. ठीक है, तो हिमोलिसिस होने लगेगा. हीमोग्लोबिन दस रिलीज इज कन्वर्टेड बाय फैगोसाइट्स टू ब्लूरिबिन एंड लेटर एक्सक्रीटेड इन द बाइल बाय द लिवर. नॉर्मली हमारी जो हिमोलिसिस होती है 120 डेज के बाद जब आरबीसी टूटता है स्प्लीन में, तो वो इतनी निकलती है उसमें से ब्लूरिबिन कि वो आराम से एक्सक्रीट हो जाती है हमारे लिवर में बाइल के थ्रू. ठीक है, लेकिन जब इतनी ज्यादा तेजी से हिमोलिसिस होगी, इतने आरबीसी टूटेंगे, तो इतनी ओवरवेलमिंग प्रोडक्शन होगी ब्लूरिबिन की दैट कैन बी हैंडल्ड बाय दी हेपेटोसाइट्स, यानी कि जो लिवर के सेल्स हैं. ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लूरिबिन देयरबाय in the body fluids often rises high enough to cause jaundice. तो ब्लूरिबिन जो है ना, वो येलो पिगमेंट है. इट गिव्स, अगर उसकी कलेक्शन ज्यादा हो जाए टिश्यूज में, तो इट गिव्स येलो डिस्कलरेशन टू द टिश्यू. स्पेशली इट इज ऑब्वियस इन द स्क्लेरा. वाइट स्क्लेरा इसमें आ जाता है, और अगर बहुत डार्क हो तो स्किन में भी येलोइश टिंज आ जाती है. ठीक है, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं. लेकिन ये हिमोलिटिक जॉन्डिस है. जॉन्डिस जो है वो मतलब ब्लूरिबिन की प्रोडक्शन कई वजूहात की वजह से ज्यादा हो सकती है. वायरल इन्फेक्शन वो एक अलग चीज है. ठीक है, जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, ये वो चीज नहीं हो रही है उसमें. इसमें तो ब्लूरिबिन ज्यादा बन रही है. सही है. एक्यूट किडनी शटडाउन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. सबसे बड़ा खतरा जो है अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो एक्यूट किडनी इंजरी होती है. ठीक है, रीनल फेलियर की तरफ जाने लगता है पेशेंट. वन ऑफ द मोस्ट लीथल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज किडनी फेलियर, which can begin within a few minutes to few hours and continue until the person dies of renal failure. अगर उसको कुछ आप उसको combat नहीं करें, treat नहीं करें, तो patient can die of renal failure due to transfusion reaction, acute kidney failure. acute kidney failure कैसे होगा? 3 चीजें हो रही होती हैं अगर mismatched blood transfusion हो गया है. It results from 3 causes. Number 1, antigen antibody reaction हो रहा है, यानी एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन्स क्लम्पिंग हो गई है आरबीसी की. और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द hemolyzed blood that causes powerful renal
वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब हुआ है तो बहुत सारे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर बनेंगे, उसमें वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, और वो वेजोकंस्ट्रिक्टर किडनी की स्मॉल जो नेफ्रॉन की कैपिलरीज है ना, उनको वेजोकंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो पहले तो सारा जो है ना ब्लड फ्लो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा किडनी में। दूसरा क्या है, पहला तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बन गए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। दूसरा है लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स। अब जाहिर बात है लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड सेल्स तो क्लम्प हो के टूट रहे हैं, फेगोसाइटाइज हो रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल मास ही कम अगर हो जाएगा तो इन द रेसिपिएंट अलोंग विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉजेस सर्कुलेटरी शॉक। शॉक में अच्छा सर्कुलेशन के बाद में शॉक पढ़ाऊंगी, तो शॉक हो जाएगा। शॉक क्या होता है कि एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, वो किस वजह से होता है, अगर ब्लड टिश्यू में नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो डेड हो सकता है टिश्यू। तो शॉक का खतरा है ना इसमें, क्योंकि रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई है, ब्लड वहां पे नहीं आ रहा, तो पेशेंट गो इनटू द शॉक, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स मास भी कम हो गया। द आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स वेरी लो एंड रीनल ब्लड फ्लो एंड द यूरिन आउटपुट डिक्रीजेस। अब किडनी काम नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि यूरिन नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो फौरन कैथेटराइज करके देख लेंगे कि यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आप हम जो है वो मेरा पढ़ा चुकी हूँ मैं या नहीं, सर्कुलेशन अभी मैंने पढ़ा होना है, ओके। नंबर 3 क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी दैट कैन बाइंड विद हेप्टोग्लोबिन। अब हमारी जो नॉर्मली ब्लू रिबन रिलीज होती है ना, जाहिर है नॉर्मली भी तो आरबीसी टूटते हैं, तो ब्लू रिबन बनती है, तो लेकिन वो एक हेप्टोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो रिलीज हुई है, फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज हो रही है ना, वो जो ब्लू रिबन बन गई उसके अलावा। मच ऑफ द एक्सेस लीक्स थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब हेप्टोग्लोबिन में अगर हो जाए प्लाज्मा प्रोटीन है तो वो तो लीक नहीं होगी, लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है कि सारा हेप्टोग्लोबिन यूज अप हो गया, और जो फ्री हीमोग्लोबिन थी वो फिल्टर आउट होने लगी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, और वो फिर डैमेज कर देगी उसके जो किडनी की ट्यूब्यूल है ना, वो डैमेज कर देगी। तो 3 वजूहत हो गई रीनल शटडाउन की। एक क्या था, पहला जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फेगोसाइटोसिस, उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हुए, वो वेजोकंस्ट्रिक्टर थे, उन्होंने नेफ्रॉन या किडनी में वेजोकंस्ट्रिक्शन की, ब्लड सप्लाई वहां की बहुत कम हो गई, ठीक है, एक ये। फिर क्योंकि रेड ब्लड सेल्स क्लम्पिंग हुई और फेगोसाइटाइज हो रहे हैं, हेमोलाइज हो रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल मास कम हो जाएगा, ठीक है, और आर्टीरियल प्रेशर भी उसकी वजह से कम होगा, तो शॉक में जा रहा होगा पेशेंट। शॉक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर के बाद। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ज़ाहिर है किडनी ने अगर अपना काम बंद करने लगे तो सबसे पहले यही होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। और टोटल अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इतनी ओवरवेलमिंग अमाउंट है उसका कि वो नॉर्मली जो हेप्टोग्लोबिन से जो प्लाज्मा प्रोटीन है के साथ बाइंड कर लेता है, तो वो फिल्टर होने से रोकता है किडनी को हमारे नॉर्मली। लेकिन जब फ्री हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा है तो हेप्टोग्लोबिन सारा यूज हो गया, तो जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो फिल्टर होने लगेगी किडनी में और ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देगी। तो ये 3 वजूहत होती हैं एक्यूट किडनी शटडाउन की, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। High concentration of hemoglobin in the tubules precipitates and blocks the kidney tubules. Thus, renal vasoconstriction, number 1. Number 2, circulatory shock. Number 3, renal tubular blockage together cause acute renal shutdown. If the shutdown is complete and fails to resolve, the patient dies within a week to 12 days unless treated with an artificial kidney. अब अगर renal shutdown हो गया है, यूरिया क्रिएटिनिन टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होने लगेंगे, यूरीमिया में जाने लगेगा, एक्यूट रीनल फेलियर से डेथ हो जाएगी। फिर उसकी अगर ट्रीट ना किया, ट्रीट कैसे होगा, उसी वक्त फिर मतलब उसकी डायलिसिस हो, आर्टिफिशियल किडनी जो उन्होंने बताया ना वो डायलिसिस है। हाई कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये हो गया, ये हमारा ना बस कंप्लीट हो गया, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में यही होता है। तो आपको आना चाहिए कि रीनल शटडाउन में कैसे जाता है पेशेंट। अब ना हम कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि सिर्फ ब्लड ही का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, आपको पता है ट्रांसप्लांट हो रहे हैं टिश्यू, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है,
किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये सब आपको ये भी आना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में क्या देखा जाता है? Most of the different antigens of red blood cells that cause transfusion reactions are also widely present in other cells of the body, and tissue has its own additional complement of antigen. अब जो ब्लड टाइपिंग है वो तो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में जो एंटीजन है उसकी बेसिस पे है ना, लेकिन आरबीसी के अलावा भी बहुत सारी टिश्यू में दूसरी एंटीजन भी होती हैं उनकी मेम्ब्रेन में, जो हम आगे पढ़ते हैं, वो जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज या ऑर्गन में काम आती हैं। ठीक है। Consequently, foreign cells transplanted anywhere into the body of a recipient can produce immune reaction. जाहिर बात है कि अगर किसी और ह्यूमन बीइंग का फॉरेन सेल या फॉरेन टिश्यू, फॉरेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा? जाहिर बात है वो तो फॉरेन है ना, तो फिर उसके खिलाफ तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगी वो। ठीक है। तो अब किस तरह से फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, सोचने की बात है। ऑटोग्राफ्ट, अब ये समझे ऑटोग्राफ्ट क्या है। ठीक है। अ ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम एनिमल टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड एन ऑटोग्राफ्ट। मतलब एक ह्यूमन बीइंग के किसी भी पार्ट से एक टिश्यू लिया और उसको दूसरे पार्ट में लगा दिया अगर, तो ऑटोग्राफ्ट है। जाहिर है वो तो उसी का टिश्यू है ना, होस्ट का ही है, तो इसमें तो कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और ये बिल्कुल सेफ होगा ऑटोग्राफ्ट। ठीक है। आपने सुना होगा कि अगर बर्न के विक्टिम्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, इतना बुरी तरह से चेहरा उनका बर्न हो गया, कुछ हो गया, तो फ्लैप कहीं और से लेके मसल का, स्किन का ग्राफ्ट कर देते हैं, फिर उसमें ना उसको प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, तो ये ऑटोग्राफ्ट होता है। एक ही ह्यूमन बीइंग का, मतलब एक ही स्पीशीज के एनिमल का एक पार्ट से टिश्यू आपने लिया और दूसरे पार्ट पे लगा दिया उसी एनिमल में या उसी ह्यूमन बीइंग में, तो उसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट इज सेफ। ठीक है। कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी इसमें। दूसरा क्या होता है? आइसोग्राफ्ट। अब आइसोग्राफ्ट क्या है कि अ ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट। क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनकी हर चीज एक जैसी होती है। ठीक है। तो उनके जो है ना जीन्स, ये सब कुछ एक जैसा है, तो आइसोग्राफ्ट भी सर्वाइव करता है, वो रिजेक्ट नहीं होता। एलोग्राफ्ट। अब एलोग्राफ्ट में असल मुसीबत है। एलोग्राफ्ट क्या है? ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर और फ्रॉम एनी एनिमल टू अदर एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज एलोग्राफ्ट। ठीक है। यानी कि बोन मैरो है, किसी को अगर लुकीमिया हुआ है या ए प्लास्टिक एनीमिया, हमने पढ़ा था, एनीमिया हुआ है ए प्लास्टिक, तो उसका ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने किसी और पेशेंट का लेके उसको दिया जो सफर कर रहा है इस चीज से, तो जाहिर है आप, वो तो फॉरेन होगा ना उसके लिए वो टिश्यू, तो वो फॉरन इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा उस ट्रांसप्लांट को, ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो सर्वाइव तो नहीं कर सकता है लोग। आप इस तरह से अगर बगैर किसी चीज के आपने, जो हमें जैसे ब्लड टाइपिंग देखते हैं हम कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो जाए, पहले से आपको ब्लड टाइपिंग बताओ, इसी तरह एलोग्राफ्ट भी आप सेफ बना सकते हैं और दे सकते हैं। सारी बात है कि दिया जा रहा होता है, लेकिन आना चाहिए आपको कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा। एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग में वो टिश्यू, या एक एनिमल का उसी स्पीशीज के दूसरे एनिमल में अगर आप लगा दें तो वो एलोग्राफ्ट कहलाता है। जीनोग्राफ्ट देखें। जीनोग्राफ्ट क्या है? अ ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम अ लोअर एनिमल टू अ ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम वन एनिमल ऑफ वन स्पीशीज टू वन ऑफ अनदर स्पीशीज इज नोन एज जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट क्या है कि मतलब एक स्पीशीज का जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, एनिमल से लेके आपने ह्यूमन बीइंग में लगा दिया, या किसी और एनिमल का किसी और स्पीशीज के एनिमल में लगा दिया, तो उसको कहते हैं जीनोग्राफ्ट। अभी आपने थोड़े दिन पहले अखबार में आया था ना, अमेरिका में ट्रांसप्लांट उसका किया था, हार्ट का, पाकिस्तानी सर्जन था वो, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, किसका लगाया था ना? पिग का। तो उसमें सारी बात है कि उसको फिर किस तरह से वो सरवाइव करेगा, ये चीज देखने वाली है ना, कि वो ऐसे तो नहीं आप लगा सकते। तो एलोग्राफ्ट एक ही स्पीशीज के एनिमल का उसी स्पीशीज के दूसरे एनिमल में अगर लगा दें, या एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में लगा दें, तो उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट।
जीनोग्राफ्ट क्या है कि एक अलग स्पीशीज के लोअर एनिमल से आपने या तो ह्यूमन बीइंग में लगा दिया या एक स्पीशीज के एनिमल से किसी दूसरे स्पीशीज के एनिमल में लगा दिया, तो उसको जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेल्यूलर टिश्यूज। In case of an autograft and isograft, cells in the transplant contain virtually the same types of antigen as in the tissues of the recipient and will always continue to live normally and indefinitely if an adequate blood supply is provided. अब इस तरह से जो ऑटोग्राफ्ट हैं और आइसोग्राफ्ट हैं तो उनके फेलियर का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर उनकी एंटीजन होंगी, उनके जो सरफेस ऑफ द सेल्स हैं तो वही होंगी, तो उनके फेलियर का नहीं। सिर्फ ये कि सर्वाइव करने के लिए वो तो नॉर्मली टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, तो जाहिर है सप्लाई ऑफ ब्लड एडिक्वेट अगर हो तो वो इंडेफिनेटली सर्वाइव करेंगे। अब मसला कहाँ होता है? एलोजेनिक में। इन केस ऑफ जीनोग्राफ्ट क्या होगा? इम्यून रिएक्शंस almost always occurs, causing death of the cell, the graft within 1 to 5 weeks after transplantation, unless some specific therapy is used to prevent the immune reaction. अब जाहिर बात है पिग से अगर ह्यूमन बीइंग में लगा दिया उसका हार्ट, तो भाई वो तो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा, कितने विद इन अ डे और 5 वीक्स। तो कुछ ऐसी उसमें कोई थेरेपी की जाएगी ना पहले से कि जब लगाएं तो इम्यून रिएक्शन ना हो। सही है। अटेम्प्ट टू ओवरकम इम्यून रिएक्शन इन ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। अब क्या कर सकते हैं आप उसको कि आपने इस तरह का जीनोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट लगाया, तो उसमें ओवरकम करने के लिए इम्यून रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सर्टेन टिश्यूज एंड ऑर्गन, सीरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। टिश्यू टाइपिंग होती है उसकी, HLA कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजेंस। टिश्यू टाइपिंग यानी कि HLA डिनोट्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जैसे आरबीसी के सरफेस में है ना, उसी तरह WBC के सरफेस में भी एंटीजन होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजेंस फॉर कॉजिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन आर अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड HLA antigens, human leukocyte antigens. 6 of these antigens are present in the tissues, cells, membrane of each person, but these are about 150 different HLA antigen choose from. अब सोचें आप जरा, एक ह्यूमन बीइंग में मतलब 6 टाइप की एंटीजन होती हैं, लेकिन वो 6 टाइप्स 150 टाइप में से कोई से होंगे जो एक ह्यूमन बीइंग के होंगे। तो कितना मुश्किल है उसको मैच करना, आप खुद सोचो। Therefore, this represents more than a trillion possible combination. 150 में से 6, अब कौन सी 6 किस ह्यूमन बीइंग में है, कौन सी 6 किस ह्यूमन बीइंग में है, तो ट्रिलियन पॉसिबल उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। Consequently, it is virtually impossible for 2 persons, except in case of identical twins, to have the same 6 HLA antigen. Isograph क्यों नहीं फेल होता? क्योंकि identical twins में same 6 कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन होता है ल्यूकोसाइट्स में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी वन ऑफ दीज एंटीजन कैन कॉज ग्राफ्ट रिएक्शन। तो फिर ग्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, सर्वाइवल नहीं होगा उस टिश्यू का इस तरह। तो HLA एंटीजन क्या होती हैं? HLA एंटीजन या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन दे अकर ऑन द व्हाइट ब्लड सेल एज वेल एज ऑन द टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल्स में भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी होती है। Therefore, tissue typing of these antigens is done on the membrane of lymphocytes that have been separated from the person's blood. तो white blood cells में है ना, तो lymphocytes को पहले अलग कर लेते हैं ब्लड से, फिर उसकी tissue typing होती है। The lymphocytes are mixed with appropriate antisera and complement. अब जैसे आपने अभी ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल जब करो तो उसमें एंटीसीरा A, एंटीसीरा B है ना, इसी तरह एंटीसीरा हैं इसके भी HLA एंटीजन के। ठीक है, जिससे वो पहचान लेते हैं कि कौन सा एंटीजन है। आफ्टर इंक्यूबेशन द सेल्स आर टेस्टेड फॉर मेम्ब्रेन डैमेज। तो उसमें एंटीसीरा में मिला के देखते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर डैमेज हो गया है यानी कि एग्लूटिनेशन हुई भी है तो जाहिर बात है कि वो तो नहीं सर्वाइव कर रहा HLA एंटीजन। Therefore, by obtaining the best possible match between donor and the recipient, the graft procedure has become far less hazardous. अब इसीलिए कहते हैं ना कि फैमिली मेंबर मिल जाएगा। फैमिली मेंबर में ज्यादा चांस होगा कि थोड़े कॉम्बिनेशन मिल सके उसमें। ठीक है, तो पहले फैमिली मेंबर से अगर लिया जाए तो उसमें ज्यादा चांस होता है कि ग्राफ्ट सर्वाइव करेगा इस वजह से। ठीक है, द बेस्ट, लेकिन उसमें भी आपको जाहिर बात है कि आपको सप्रेस करनी पड़ेगी इम्यूनिटी, ऐसे थोड़ी होगा।
सिर्फ आइसोग्राफ जो आइडेंटिकल ट्विंस में होता है ना, उनकी सेम एंटीजन है HLA, तो उनमें नहीं ग्राफ्ट फेलियर होता। द बेस्ट सक्सेस हैज बीन विद टिश्यू टाइप मैचेस बिटवीन सिबलिंग एंड बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। या तो बहन भाई दे दें, या फिर जाहिर है कि माँ बाप बच्चे को दे दें या बच्चे माँ बाप को दे दें, तो वो सर्वाइव करने के ज्यादा चांस है। द मैच बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन इज एग्जैक्ट। आइडेंटिकल ट्विन तो कोई मसला ही नहीं है, उनके 6 के 6 एंटीजन जो है ना ल्यूकोसाइट के, वो एक जैसे होते हैं। सो दैट ट्रांसप्लांट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स आर ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ इम्यून रिएक्शन। तो उसमें कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होता। प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। अब हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन को जो है बचाना है अगर, तो इम्यूनिटी सप्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे? If the immune system were completely suppressed, graft rejection will not occur. Completely अगर suppress कर दें तो graft rejection तो नहीं होगा, लेकिन फिर patient को कितने infections होंगे, उसकी immunity जो आपने पूरी totally suppress कर दी। In a normal person, even the best possible tissue typing, allograft seldom resist rejection for more than a few days to weeks without use of specific therapy to suppress the immune system. Allograft आप इस तरह दे ही नहीं सकते जब तक आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ना देते रहें मुस्तकिल ग्राफ्ट की सर्वाइवल। यानी कि लगा दिया लिवर अगर किसी पेशेंट में, तो सारी जिंदगी, या किडनी ट्रांसप्लांट करते तो सारी जिंदगी उसने फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी होती हैं। ठीक है, बिकॉज द T cells आर मेनली द पोर्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर किलिंग ग्राफ्टेड सेल्स। एक्टिवेट हो जाते हैं T cells। ठीक है, देयर For suppression is much more important than suppression of the plasma antibodies. तो T सेल जो है ना उनको सप्रेस करना चाहिए। इम्यून सप्रेसिव थेरेपी क्या होती है? अब देखें, इम्यून सप्रेसिव थेरेपी नंबर 1 है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड hormones from adrenal cortex gland which suppress the growth of all lymphoid tissue and therefore decreases formation of T cells and the antibodies. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि स्टीरॉइड्स अगर दे दें, अभी जब हम एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से निकलता है वो अगर दे दें। नंबर 2, वेरियस ड्रग्स दैट हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द lymphoid system and therefore block formation of antibodies and T cells. एजाथियोप्रिन एक कैंसर की ड्रग है। एजाथियोप्रिन वो क्या करती है कि ब्लॉक कर देती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को और T सेल को। ठीक है। नंबर 3, साइक्लोस्पोरिन which has a, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है, which has a specific inhibitory effect on the formation of the T cell. T cell ही नहीं बनते, लेकिन अगर आप जब ये चीजें सप्रेस करेंगे T cells, ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए है ना, कि जब कोई फॉरेन पैथोजन आता है तो T cell एक्टिवेट हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, T cell एक्टिवेट होके डायरेक्टली किल करते हैं। तो जब ये चीजें आप देंगे तो पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, वो ज्यादा उस मतलब वल्नरेबल होगा कि उसको डिफरेंट इन्फेक्शंस होते रहे। कितने जिन लोगों को कैंसर होता है उनको फिर कितने जल्दी जल्दी इन्फेक्शन इसी वजह से तो होते हैं, क्योंकि आपने ऐसी दवाइयां दी हुई हैं जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन, T सेल फॉर्मेशन, सप्रेस की हुई इम्यूनिटी जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब क्या करें, एक तरफ हर चीज के वो देखने चाहिए ना। तो अगर ट्रांसप्लांट दिया जा रहा है तो सारी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। Side effects of immune suppression and transplantation. Use of these agents have leave the person unprotected from infectious diseases. जाहिर बात है कि इम्यूनिटी सप्रेस हो गई तो कोई भी अगर मासूम से मासूम बैक्टीरिया या वायरस भी आ जाए तो उससे भी इतना जबरदस्त जो है वो डिजीज कर देगा। देखो बैक्टीरियल, क्योंकि विरुलेंस भी कम है, ऐसे ही बैक्टीरिया थोड़े कम विरुलेंस वो भी कर सकते हैं। तो देखो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस बिकम रैम्पेंट, बहुत होते हैं हम लोग को। In addition, the incidence of cancer is several times as great as in the immunosuppressed person. अब जो जिनको ये दवाइयां मिलती हैं इम्यूनोसप्रेसिव, उनमें कैंसर का भी चांस बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने देखा था ना, जो T सप्रेसर सेल्स भी होते हैं ना, तो T सप्रेसर सेल्स अगर ओवरवेलमिंग प्रोडक्शन, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगे T सेल्स की, तो T सप्रेसर सेल्स उसको सप्रेस कर देते हैं कि ऐसे नहीं ग्रोथ इतनी अनकंट्रोल्ड हैजार्डियस ना होने लगे ना, तो उसको कंट्रोल करते हैं T सप्रेसर सेल। अब T ही सेल आपने सप्रेस कर दिए यहाँ पे, तो कहाँ से आएंगे सप्रेस करने वाले? तो ट्यूमर ग्रोथ हो सकती है।
तो इसीलिए ऐसे लोगों को अगर एक मतलब जैसे ब्लड कैंसर के लिए मैंने दिया एज जो भी मैंने कीमोथेरेपी दी, तो उसके नतीजे में उसको कहीं और का कैंसर होने का भी चांस है ना, इस वजह से कि टी सप्रेसर सेल्स ही नहीं है कि वो सप्रेस करते जो एबनॉर्मल जो जीन्स वाले सेल प्रोड्यूस हो जाए ना। तो इन एडिशन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज सेवरल टाइम एज ग्रेट एज इन इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन। ये सब हो गया हमारा। तो इम्यूनिटी अगर आपको समझ में आ गई अच्छी तरह, दो तरह की होती है, एक इनेट होती है, उसके कौन से सेल्स होते हैं, सिंस बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, दूसरी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, या फिर टी सेल एक्टिवेट होंगे जो एक ही बैक्टीरिया के लिए होंगे, ये नहीं कि दूसरा बैक्टीरिया आ रहा है तो उसके लिए भी हो रहे हैं। फिर सारे बी सेल मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन। और कुछ प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो ब्लास्ट सेल्स ही रह जाते हैं, जिनको कहते हैं मेमोरी सेल, उसमें मेमोरी रह जाती है। टी सेल खुद एक्टिवेट होकर किल कर सकते हैं। अब जब आपको इम्यूनिटी समझ में आ गया तो फिर आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी समझ में आ जाएंगे। आपको जो है वो ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट, सर्वाइवल, ये सब आपको अब आ गया। ठीक है, सही है। तो ये आज हमारा हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरा लेक्चर करेंगे इसके बाद जो भी आ रहा है, यानी कि हम ये ख़त्म कर लेते हैं ना ब्लड, फिर CBS शुरू करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ज़रूर मुझे आप कमेंट दीजिएगा, कोई भी मुझे कमेंट नहीं लिखता, और अपने दोस्तों को बताइए जो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ी हेल्प करें। और आप लोग जो हैं वो मुझे अपने सजेशंस दें। कुछ अब सजेशन किसी ने मुझे दिया था अभी कि जो टर्मिनोलॉजी है ना मेडिकल, जो आपके लेक्चर में आती है, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसको कैपिटल में कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।